बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हमारा इंटरव्यू का सेशन नंबर 8 है। और आज हम जो वेटनरी रिप्रोडक्शन सब्जेक्ट है, जो कि मेन सब्जेक्ट है इंटरव्यू के लिए, उसकी सेकंड हिस्से को कवर करेंगे। कल हमने कुछ इस पे डिस्कशन कर ली थी पहले सेशन में। आज दूसरे सेशन में इंशाल्लाह जो है रिप्रोडक्शन के मेजर जो टॉपिक्स हैं या जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कवर कर लेंगे। हाल तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता जो इंटरव्यू वाला है वो रिप्रोडक्शन में, क्योंकि ये सीमन प्रोडक्शन की जॉब तो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में, बट ये एक मेजर पोर्शन है हमारे सब्जेक्ट का। जब हमने डीवीएम पढ़ा तो मेजर मेडिसिन के बार बार सब्जेक्ट आ जाते थे, क्लिनिकल मेडिसिन 1 2 3, सिस्टेमिक मेडिसिन और इस तरह करके। और रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती थी, रिप्रोडक्शन क्लिनिकल 1, क्लिनिकल 2, क्लिनिकल 3, ठीक है। फिर ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनी वाले, फिटॉटमी, ये सारा मतलब मेन सब्जेक्ट्स यही हमारे कवर करते थे। और पैरासाइटोलॉजी होता था, ठीक है। इसके अलावा पोल्ट्री की जो है वो मैनेजमेंट हो गई, और लाइफ स्टॉक की मैनेजमेंट। बाकी छोटे छोटे सब्जेक्ट तो बहुत सारे थे, और सर्जरी भी बहुत ज्यादा होती थी। सर्जरी, बट सर्जरी को बहुत ज्यादा इतना ना टच नहीं किया जाता इंटरव्यू में, अनलेस और अनटिल कोई सर्जरी का जो है टीचर आया बैठा हो। वैसे बुलाते कम ही है सर्जरी वाले को, ज्यादा जो टीचर होते हैं वो रिप्रोडक्शन का बैठा होता है, या मेडिसिन का होगा, पैरासाइटोलॉजी का होगा, और माइक्रोबायोलॉजी वगैरह में से हो सकता है कोई टीचर ना। तो जी हम वेटनरी इसके कुछ मतलब रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन मैं आप लोगों से करता हूँ, आप मुझे आंसर दीजिएगा। और इधर वकार है, वकार दें, क्वेश्चंस के आंसर नहीं भेजे हुए। चलें, जब आए तो पूछते हैं उससे। बाकी मोस्टली लोगों ने जो उनके जिम्मे मैंने इंटरव्यू के क्वेश्चंस लगाए थे उसके आंसर भेज दिए हुए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी, क्वालिटीज ऑफ ए गुड वेटनेरियन। तो मुझे जो है इसका आंसर बताएंगे मोहम्मद काशिफ। एक यस अच्छे सर। वेटनेरियन की क्या खसूसियात होनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। Sir, he should be very punctual. He should be very hardworking, consistent, self-motivated. Should have ability to work under pressure. He should manage uh, his team, lower staff members. He should have good communication skills, and I think it's enough. नहीं यार, मजा नहीं आया। ये आपने ना जनरल सी क्वालिटीज बता दी। देखें, जब हमसे किसी डिजीज की पूछा जाता है कि एफएमडी के साइन एंड सिम्टम बताएं, अगर हम कहें जी एनोरेक्सिया हो जाता है, डलनेस, डिप्रेशन, वो जो हम करते होते थे यूनिवर्सिटी में जब डिजीज का हाँ जी। नहीं आता था, तो हम ये वाले जनरल साइंस पहले लिख देते थे। दीज आल आर जनरल क्वालिटीज जो आपने बताई। हाँ, एक दो क्वालिटी जो आपने आखिर में बताई उनको शुरू में बता देते तो इसको थोड़ी सी तरतीब अगर आप सही कर लें इसमें। सबसे पहले तो जो है ना, प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली उसको साउंड होना चाहिए। देखिए, हमने उसको वेटनेरियन की प्रॉपर्टीज पूछ रहे हैं ना, एक अच्छे इंसान की प्रॉपर्टीज नहीं पूछ रहे। ये आमतौर पे एक अच्छे इंसान की प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, ऑनेस्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, पंक्चुअल हो। इसको हम आखिर में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। शुरू के अंदर आपको कुछ क्वालिटीज वो बताना होंगी जो एक वेटनेरियन, एज ए वेटनेरियन, उसको थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली साउंड होना चाहिए, ठीक है। उसकी हैंडलिंग डिफरेंट सिचुएशंस की, डिफिकल्ट सिचुएशन की हैंडलिंग, डिफरेंट केसेस की मैनेजमेंट उसको आती हो, राइट। उसके बाद हम जो है उसको कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी होनी चाहिए। वो जो फार्मर्स के साथ जो करे, देखें इनमें भी अब हम जस्ट इसको ऐसे इनलिस्ट नहीं कर देंगे कम्युनिकेशन स्किल्स, पंक्चुअलिटी, इस तरह। आप कहेंगे उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि वो फार्मर के साथ अच्छा इंटरेक्शन कर सके। तो वो वेटनेरियन की क्वालिटीज में तब आएगा। कुछ अल्फाज का ही हेयर फेयर है, और इंटरव्यू है ही आपकी बेसिकली अल्फाज का हेयर फेयर, अच्छे अल्फाज का चुनाव। तो
बाकी हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल, कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, ये सारी आखिर में आपने लिस्ट कर सकते हैं। तो मुझे दोबारा से कोई जो है एक स्टूडेंट इसका जवाब बताएगा, क्वालिटीज ऑफ यस अ सर। गुड वेटनरियन। जी बताएं। कौन बोल रहा है आप में से? जो पहले बोल पड़ा वही बता दे। सर मैं बताऊं? जी बताएं। Sir, a good veterinarian must be strong both theoretically and practically. He must have good observation skills, Good. good communication skills, so that he can interact in a good way with farmer. Very He good. must have good management skills, so that he can manage under pressure to the lower staff, can obey the orders of higher authorities. गुड। ये देखें 3-4 हैं, इनफ हैं जो एक गुड वेटनेरियन की क्वालिटी से मैच होती हैं। ठीक है, और कोई इसका आंसर बताए ताकि रिपीट हो जाए और बाकी स्टूडेंट भी अगर उनके सामने जाए तो इसका आंसर कर सकें। इमरान शकूर। The skills that a good veterinarian should have, first of all, he must be theoretically and practically sound enough to handle the diseases and have good communication skills so that he can Good. interact with the farmers, with the clients. Case handling should be good, good observation so that he can rule out the findings in cases. Furthermore, he must have good communication skills so that he can sort out different seminars, different farmer works, different Kisan Batik programs. And furthermore, he must have other capabilities like hard working, punctual, consistent, etc. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है हसीब जवाद, अब आप इसका आंसर बताएं। एक अच्छे वेटनेरियन की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? Sir, a good veterinarian must be theoretically and practically sound. He should be good in handling the cases and different situations. He should be good in conveying his point while interacting with the farmers at different forums. He should be punctual, dedicated, and hardworking. He should be a good record keeper. गुड। रिकॉर्ड कीपर, ये एक अच्छा पॉइंट आपने डाला है, उसको एक अच्छा रिकॉर्ड कीपर, क्योंकि जो ये जो आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें रिकॉर्ड कीपिंग भी है। जो केसेस होते हैं ओपीडी के, वो डॉक्टर ने खुद लिखने होते हैं, वेटनेरियन ने। जो रिकॉर्ड होता है वैक्सीनेशन वगैरह का, जो उसके पास असिस्टेंट लेके आते हैं, उसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह करके उनका रिकॉर्ड। फार्मर डे कोई कंडक्ट किया है तो जो वहाँ फार्मर आए थे उनके सेल नंबर, उनके सिग्नेचर वगैरह लेके, मतलब सारा रिकॉर्ड जो होता है वो मेंटेन करना भी वेटनेरियन की जिम्मेदारी होती है। तो ये एक जो है वो अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। तो ये बताएं हसीब जवाद, आप में इन क्वालिटीज में से कौन सी क्वालिटीज मौजूद है? Sir, I'm a very good record keeper. अच्छा। I'm a punctual. In 7 years of my university life, I never faced a lecture shortage. वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह के एक दो पॉइंट देखें, जैसे बड़े कॉन्फिडेंटली हसीब जवाद ने ये चीजें बताई। अब देखें वहां जो बैठा होगा उसने ये चेक नहीं करना या आपके रजिस्टर नहीं खोल लेने हाजिरी के। आप कह दें जैसे इन्होंने 2 क्वालिटी कोई बताई है, इस तरह से 1-2 क्वालिटीज अगर वो यकदम आपसे किसी भी मामले में कह दे कि अपनी क्वालिटीज बताएं इन सब के अंदर, तो आप बता दें ठीक है जी मेरी कभी अटेंडेंस शॉर्टेज नहीं हुई, भले होती भी रही हो। आप उनके सामने कह दें, बस वो उनके ज़हन में वही इंप्रेशन जो आपने उनके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, वही 15 मिनट का इंप्रेशन उनके ज़हन में आपकी पर्सनैलिटी का रहना है। इससे पहले वो आपको नहीं जानते, इसके बाद उन्होंने आपसे कोई इंटरेक्शन नहीं करना। ये 15 मिनट ही डिसाइड करेंगे कि आपके कितने मार्क्स लगने हैं। तो उसमें एक अच्छा इंप्रेशन, बहुत ज्यादा भी लंबी लंबी नहीं छोड़ देनी कि वो आपको किसी पॉइंट के ऊपर पकड़ ही लें या वो लगे कि ये एक्स्ट्रा कर रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस। बस दरमियाने एक मोड में रहते हुए 1-2 चीजें अपनी अच्छी बता दें ताकि उनके माइंड में एक अच्छा कंसेप्ट जाए। चलेंगे, तो हो गया क्वेश्चन। आप लोगों ने 2-3 लोगों का सुन लिया कि उन्होंने किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल किया। तो आपको है एक गुड वेटनेरियन की जो है वो क्वालिटीज पता चल गई। और ये जो है आप इसी क्वेश्चन को एडजस्ट कर दे सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, गुड क्वालिटीज में भी। और अगर आप कोशिश करेंगे इन्हीं पॉइंट्स को वेटनरी रिलेटेड गुड क्वालिटीज अपने अंदर बताएंगे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि वहाँ आपका कोई सॉरी टू से प्रपोजल तो नहीं ले रहे,
मतलब आपको वो रिश्ता तो उन्होंने नहीं देना, उन्होंने आपको जॉब ऑफर कर दी है। तो वहां पे अगर वो आपसे पूछें आपकी गुड क्वालिटीज क्या है, तो वेटनरी रिलेटेड कह दे मेरा थ्योरेटिकल और ये बड़ा अच्छा है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं जिसकी वजह से मैं फार्मर्स के साथ अच्छी हैंडलिंग कर लूंगा, मेरी मैनेजमेंटल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, मैं अपने हायर अप्स के साथ और लोअर अप्स के साथ एक अच्छा लाइन क्रिएट करूंगा। 3-4 ये वाली क्वालिटीज बता देंगे तो अच्छी चीज है। आप अगर बता देते हैं नहीं जी मैं क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलता हूँ, मेरा छक्का बड़ा लंबा है, मैं छक्का बड़ी जोर का मारता हूँ, वो इतनी उनको इम्प्रेस करने के लिए मतलब नहीं चलेगी। तो ये वाली, या अगर इसी क्वेश्चन को वो ऐसे आपके सामने पोज कर देते हैं कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, ठीक है, बाकियों की निस्बत। हाँ, क्वेश्चन ये इमरान शकूर, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, यही चीजें अपनी स्ट्रेंथ में बना दें। पहला पॉइंट, सर आई एम थ्योरेटिकली एंड जो है प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग इन वेटनरी फील्ड। Sir, I have good communication skills. So I can conduct farmer days, I can communicate with the farmers. Sir, I have good managemental skills. और एक चीज याद रखिएगा, मोटे मोटे लफ्जों को पहले पेश करना होता है, अहम बात को पहले कहना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू विल से आई हैव गुड मैनेजमेंटल स्किल, कीवर्ड इज मैनेजमेंटल स्किल, आफ्टर दैट यू कैन एक्सप्लेन दैट इन 1 or 2 line. Sir, I have good communication skills, मेन कीवर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। आगे आप बता सकते हैं आई कैन इंटरैक्ट, आई कैन कंडक्ट फार्मर डेज। सर आई एम थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली साउंड इन वेटनरी फील्ड। आगे आप बता सकते हैं ये मुझे हेल्प करेगा सर केसेस को हैंडल करने में, फला फला फला। आपको क्यों सिलेक्ट करें हम, उसका आंसर भी यही हो सकता है, सर आई एम थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। लेकिन ऐसे ना कीजिएगा वो 3 दफा 3 क्वेश्चन करें और तीनों दफा आप यही आंसर करें। थोड़ा सा कुछ चीजें आपने आ, उस सरकमस्टांसिस में जिसमें आप जाएंगे एडजस्ट भी करनी है ना। एक मतलब रटी रटाई चीजें करके नहीं जाना होता, कुछ चीजें होती हैं वो एक आपने जस्ट अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी होती है, बाकी मेन हैंडलिंग वहीं पे होती है चीजों की। मतलब अब वो ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग दफा पूछने और आप ये तीनों ही बताएं तो ऐसे नहीं चलेगा, फिर आपको थोड़ा सा चीजों को आगे पीछे करके एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, अब हम रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमें ये पता है बफ के अंदर जो हीट होती है वो साइलेंट होती है। तो मुझे इसका जो आंसर है हफीजुल्लाह बताएंगे कि व्हाई देयर इज साइलेंट हीट इन बफ। हफीजुल्लाह अगर आप सुन रहे हैं। जी सर। जी जी सर इसमें जो डिफरेंट रीजन हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि पफ जो होते हैं ना, इनमें स्वेट ग्लैंड जो है वो नहीं होते। उसकी वजह से जब बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं होते स्वेट ग्लैंड। 1/6 ऑफ द काउ जो है ना वो होते हैं, 1/6 ऑफ द का होते हैं, गुड पॉइंट। तो उसमें जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए हमारे यहाँ जो बफलो है ना वो वाटर बफलो है, जो वाटर में ब्लोइंग वगैरह करती है अपने ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेनेंस करने के लिए। जब गुड। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है या टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है तो इन पे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आता है। तो जब भी एनिमल पे स्ट्रेस आता है तो स्टीरॉयड हार्मोन ज्यादा होते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन ज्यादा होने की वजह से एड्रीनालीन का लेवल बढ़ जाता है, और एड्रीनालीन जो है ना हाइपोथैलेमस पे जाके जीएनआरएच जो है ना उसको ब्लॉक कर देती है। जीएनआरएच ब्लॉक होता है तो एफएसएच और एलएच ब्लॉक होता है। अब एफएसएच नहीं होगा तो जो फॉलिकल है ना उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। जब फॉलिकल जो है ना वो उसकी प्रॉपर ग्रोथ होने के लिए 8 से 12 का होना बहुत जरूरी है। जब फॉलिकल छोटा होता है तो उससे E2 खारिज होता है, एस्ट्राडायोल। अब एस्ट्राडायोल जो है वो बिहेवियरल एक्टिविटीज के लिए होता है, सेक्सुअल बिहेवियरल एक्टिविटीज। जब एस्ट्राडायोल इतना नहीं होगा तो एनिमल जो है ना अपनी जो सेक्सुअल बिहेवियरल एक्टिविटीज है ना वो कम शो करता है, जिसको हम साइलेंट हीट के तौर पे लेते वेरी गुड, वेरी गुड। बड़ा कंप्रीहेंसिव और बड़ा आपने एक जबरदस्त किस्म का जो है ना स्टार्ट से लेके एंड तक जो है वो जवाब दिया कि हीट जो इनके अंदर ईस्ट्रस का साइन है वो क्यों कम होते हैं। जबरदस्त। अच्छा, इसके अलावा और कोई इस क्वेश्चन का दोबारा से आंसर करना चाहे? जी सर, मैं जी करें जी। silent heat in buffalo because the buffalo body is black in color due to more heat stress in summer. ठीक है। The corpus luteum of
previous estrous cycle do not regress completely. That's ठीक why है a hormonal imbalance occur, due to which heat signs appear in buffalo which are not so pronounced, and heat signs appear in buffalo looks like as a silent heat. Moreover, buffalo is a short day seasonal polyestrous. हाँ ये जो पहला पहला आपने पॉइंट बताया इसका बताइएगा क्या कोई रेफरेंस दे सकते हैं कि या कहाँ से पढ़ा किसी टीचर ने आपको बताया कि इनका सही तरह से रिग्रेस नहीं हो पाता और ये मामला होते हैं ये पहली हीट में होता है। अब फर्स्ट हीफर के मामले में ये सुना हुआ है कि पहली जो हीफर होती है वो उनमें क्यों हीट के साइन नहीं आते, ये क्या आपने कहीं पढ़ा है ये सारे मामला? जी सर, ये बुक है एक रिप्रोडक्शन की, वहां से ठीक सर है ये study। चले एक दफा दोबारा से रिपीट कीजिएगा पॉइंट्स। Silent heat in buffalo due to more heat stress in summer. Black body of buffalo, the corpus luteum of previous estrous cycle in buffalo, corpus luteum do not regress completely or regress partially, due to ठीक which है hormonal imbalance occur. That's why heat signs appear in buffalo looks as silent heat. Moreover, buffalo is a short day polyestrous which mostly comes in heat in winter and mostly comes in heat at midnight. अच्छा इसको कोई काउंटर करना चाहे इनका जो ये पहला पॉइंट है इन्होंने जो बताया इसको कोई काउंटर करना चाहे कि समझ रहा हो कि नहीं ये ठीक, कोई कर सकता है काउंटर इस बात को या ठीक कह रहे हैं ये? सर काउंटर तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी ऐड करें। सर वो ये है कि मोस्टली जो है ना ये मेल नरिश्ड जो हमारी जो आजकल जो बफलोज हैं जिनमें हमें प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन प्रोफाइल जो वो प्रॉपर नहीं दे रहे होते। साइंस ठीक है प्रोनाउंस्ड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते, होते हैं हम्म बट लेस प्रोनाउंस्ड देन कैटल, और होते हैं लेट बिल्कुल नाइट में और अर्ली इन द मॉर्निंग में। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा जो अगर डॉक्टर हम मैं बाकी सर साइंस की बात इसमें करें तो रेडिश वल्वा होती है और ये वाइट क्लियर डिस्चार्ज जो आता है ये भी आता है, और दैट कैन बी सीन इफ यू कैन ओपन द लिप्स ऑफ द विजाइन वल्वा ठीक ऑफ हो द। गया। नहीं और ये जो बाकी इन्होंने जो सीएल वाली बात की उसके बारे में बताइए, क्या ये आप इसको सेकंड करेंगे कि ये ठीक कह रहे हैं बफ में वन ऑफ द रीजन या नहीं? सर आई डोंट थिंक सो। आ, बिल्कुल वैलिड बात है, स्पेशली जो हीफर्स हैं जो पहली दफ़ा जो है ना वो हिट में आती हैं, तो उनमें भी जो है ना वो P4 क्योंकि प्रीवियस साइकिल से नहीं होता तो ब्रेन की प्राइमिंग नहीं होती उससे। और इसी तरह जो प्रेग्नेंट हीफर होती हैं तो प्रेगनेंसी के बाद जब पहली हीट आती है तो वो भी जो है ना वो प्रेगनेंसी के बाद जब पहली हीट आती है तो वो भी साइलेंट होती है। उसकी भी रीज़न ये होती है कि प्रीवियस जो है ना वो साइकिल से P4 नहीं होता और ब्रेन की प्राइमिंग नहीं हो पाती उससे, तो फिर इतने प्रोनाउंस्ड हीट के साइन नहीं आते हैं। तो इनमें क्या होगा जैसे इन्होंने बताया कि सीएल जो है वो प्रॉपरली रिग्रेस नहीं हो पाएगा। सीएल तो जो है वो प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन। अब बफ का इससे कैसे रिलेट कर रहे हैं आप? मोर ओवर सर इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा, इसमें न्यूट्रिशन सर और हाउसिंग भी इन्वॉल्व। न्यूट्रिशन हाउसिंग चलें, वो तो न्यूट्रिशन और जो हाउसिंग है वो कैटल के मामले में भी सेम हो जाएगा ना। ऐसे फैक्टर को हम पैथोगनोमिक करेक्टरिस्टिक फैक्टर नहीं ले सकते जो दोनों के मामले में, हाउसिंग पाकिस्तान में दोनों के मामले में मसला है, जो न्यूट्रिशन दोनों के मामले में मसला है, बट जैसे हीट स्ट्रेस दैट इज मोर इन बफ, ये इसका करेक्टरिस्टिक पॉइंट है। फिर वो सारा एक साइकिल जो बताया कि जो है एक शुरू के अंदर स्टूडेंट ने वो बड़ा अच्छा उन्होंने बताया कि ज्यादा स्ट्रेस होगा तो ज्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड होगा, ज्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड होगा तो जीएनआरएच पे जाके उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, और वो जब एस्ट्रोजन नहीं आएगा तो उसकी वजह से हीट साइंस नहीं आएंगे। फिर एक ये कि हीट स्ट्रेस ज्यादा होता है तो वो साइंस नहीं आते, इवनिंग में और मॉर्निंग के अंदर वो शो करता है। ये वाली सारी चीजें तो हो गई एग्जैक्टली।
मैं इसका थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे भी बहुत ज्यादा ये नॉलेज में नहीं है कि ये जो CL वाला साइकिल बताया है, तो इसके बारे में कोई और अपनी राय देना चाहे कि बफ के मामले में ऐसा है? सर सिर्फ बात के मामले में नहीं है, ये कॉज में भी है। ये काउज में भी है ना, ये ओवरऑल पॉइंट हो जाएगा ना। हाँ जी सर। चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन इसमें साइकिल। जी जी सर, इसमें मिस्टर हफीजुल्लाह साहब ने जो पहला आंसर दिया तो उसको लॉक करें फिर। वो बहुत अच्छा आंसर है, वो उसको लॉक आप कर लें, वो सर वो बेहतरीन काइंडली आंसर है। अगर आप या वो भाई जो है एक 30 सेकंड में उसे रिपीट कर दें एक दफा सारा। मैंने वैसे अब 2 दफा उनको इसीलिए रिपीट करवाया था, 2 दफा रिपीट करवाया था, लेकिन दोबारा मैं मुख्तसर सा उसको ये रिपीट कर दूं कि इनके अंदर जो है स्वेट ग्लैंड कम होते हैं, और एक जिस तरह स्टूडेंट ने बताया 1/6 ऑफ द काउ होते हैं, काउ के मुकाबले में 6 गुना कम होते हैं, या छठा हिस्सा होते हैं। ब्लैक कलर होता है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रेस इनके ऊपर ज्यादा आता है। हीट स्ट्रेस ज्यादा होगा, स्ट्रेस के अंदर जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड पैदा होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब पैदा होगा वो जाके इफेक्ट करेगा जो कि मदर हार्मोन है GnRH। GnRH को हम मदर हार्मोन कहते हैं, रिप्रोडक्टिव, क्योंकि एक्टिविटी ही वहीं से स्टार्ट होनी है। GnRH ने जाके जो है वो वर्क करना है, FSH और LH को प्रोड्यूस करना है। तो FSH LH उन्होंने आगे जाके ओवरी पे एक्ट करना है, वहां से एस्ट्रोजन ने प्रोड्यूस होना है। अब जब इस सारे मामले में GnRH सप्रेस होगा तो एस्ट्रोजन प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होगा। जो ईस्ट्रस के साइन होते हैं वो बेसिकली एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं, ये हमने पढ़ा, जो बिहेवियरल साइन होते हैं। तो चूंकि एस्ट्रोजन कम होगा तो उनके साइंस भी कम होंगे। ठीक है, ये थैंक यू एक सो मच अच्छा। सर। सर काइंडली हिफर का रिपीट कर दे कोई बंदा। एक ये भी है कि जो हीफर होती है ना, उसके अंदर साइंस नहीं आते जो अपना हीट के। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फर्स्ट टाइमर होती है उसके अंदर नहीं आते, तो उसकी क्या वजह है? कोई आंसर बताना चाहेगा इसका, हीफर के अंदर क्यों नहीं साइन आते? सर इसकी वही जी रीजन है कि हीफर में जो है ना वो प्रीवियस साइकिल से चूंकि CL नहीं होता तो P4 नहीं होता हाई, तो P4 से जो है ना वो ब्रेन की हीफर की ना प्राइमिंग नहीं होती, जिसकी वजह से जो है ना वो GnRH का रिलीज प्रॉपर नहीं होता, और आगे जो फर्दर प्रोसेस आपने भी एक्सप्लेन किया। गुड हो गया, गुड हो गया। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट सर हम मैं क्वेश्चन। जी जी सर मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था। जी जी बताएं। सर ये जो CL होता है ना, तो इससे P4 रिलीज होना है। तो एस्ट्रस जो साइन आ रहे होते हैं वो E2 की वजह से आ रहे होते हैं। जब CL P4 CL से रिलीज होना स्टार्ट होता है तो ये जाके ब्रेन से GnRH को भी ब्लॉक करता है P4। ठीक है, तो इसकी इसकी प्राइमिंग जो है ना वो P4 इसलिए जरूरी है क्योंकि ये GnRH को जाके एक्टिवेट जो है ना इसने करना होता है। अगर ये जाके पहली दफा GnRH को एक्टिवेट नहीं करेगा ब्रेन में जाके, तब जाके वो जो है ना साइक्लिक एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जी मुझे ईस्टर साइकिल के बारे में कोई बताए, ईस्टर साइकिल की स्टेजेस के बारे में। अ, कोई से 2-3 लोग अपना माइक ऑन कर लें, उनमें से मैं एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जी ऐसा करें, नदीम खालिद आप मुझे बताएं कि ये जो ईस्टर साइकिल होता है ये बेसिकली होता क्या है और इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं? सर बेसिकली जो साइकिल है ये एक साइक्लिक पैटर्न है, जो कि ओवरीज के अंदर जो है ना वो एक साइक्लिक मैनर में एक्टिविटीज चल रही होती हैं, जो कि जो हाँ, फीमेल है उसको फैसिलिटेट करती है कि वो जो है ना वो एक रिप्रोडक्टिव रिसेप्टिविटी शो करे, और फिर वो ना रिसेप्टिव हो जाती है, और इस दौरान वो जो है ना वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, ये एक इवेंट चलता है। तो इसकी बेसिकली दो फेजेस हैं, एक फोलिकुलर फेज है और ल्यूटियर फेज है।
फोलिकुलर फेज में ओवरी के अंदर जो डोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है वो फोलिकल्स होते हैं, और जो ब्लड के अंदर डोमिनेंट हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है। और इसके दो सारे फेजेस हैं, एक प्रोएस्ट्रस और एस्ट्रस। और जो ल्यूटियल फेज है उसमें जो ओवरी के ऊपर डोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है वो सीएल होता है, और जो ब्लड के अंदर डोमिनेंट हार्मोन होता है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है। और इसके भी दो सारे हैं, इसमें मेटाएस्ट्रस और डाइएस्ट्रस। गुड हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो ओवुलेशन ओवुलेशन होती है वो इनमें से कौन सी स्टेज में होती है? अगर हम मान लें कि 4 स्टेजेस हैं तो स्टेज की बताइएगा किस स्टेज में होती है ओवुलेशन? At end of estrus and at the beginning of metaestrus. एट द बिगिनिंग ऑफ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद वसीम अफजल माहर, आप ही इसी क्वेश्चन का आंसर करें। ईस्टर साइकिल क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं? Sir, Easter cycle is a series of cyclical activities on ovary that changes occur from cyclicity to acyclicity. सर इसमें बेसिकली दो फेजेस होते हैं, एक फॉलिकुलर फेज जिसके अंदर प्रोइस्ट्रस और मेटास्ट्रस आता है। प्रोइस्ट्रस में एनिमल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, इसमें एस्ट्रोजन लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और एट द एंड ऑफ दिस फेज एस्ट्रोजन लेवल जो है वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है। अगला फेज जो है वो स्ट्रेस फेज होता है, जो टू जिसको स्ट्रेस बोलते हैं हम। सर इस फेज में फॉलिक्यूलर लेवल जो है, सॉरी एस्ट्रोजन लेवल पहले पीक पे जाता है और फिर उसके बाद एंड के ऊपर सर वो कम होना शुरू हो जाता है। जब एस्ट्रोजन लेवल कम होता है तो उस टाइम पे जो ओव्यूलेशन जो है वो होती है। सर इसमें जो मेजर हार्मोन होता है जो ऑलरेडी बताया कि वो एस्ट्रोजन होता है, और जो सेकंड इसका फेज है वो सर ल्यूटियल फेज है जिसके अंदर मेटास्ट्रस और डाइस्ट्रस आते हैं। सर मेटास्ट्रस जो है वो उसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बनता है, और जो चलें ठीक है। मेजर अच्छा ये बताएंगे ओवुलेशन कौन सी स्टेज में होती है? सर काऊ और बफ के अंदर ओव्यूलेशन जो है वो मेटास्ट्रस के अंदर होती है। वेरी गुड। और बाकियों में? सर बाकियों में जो यू है या गोट है उसके अंदर सर ईस्टस के अंदर होता है। ठीक है, और डिफरेंट एनिमल में थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पाया जाता है। अगर कैटल और बफ की हम बात कर लें जो कि हमारा मेन कंसर्न होता है तो उनके अंदर ये मेटास्ट्रस में पाई जाती है। अच्छा हफीजुल्लाह कहते हैं विच फेज इज प्रेजेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो प्रेगनेंसी के दौरान डेफिनेटली जो है वो ल्यूटियल फेज होगी, पहली होगी ना फॉलिकुलर, ल्यूटियल फेज होगी, ये कार्पस सर ल्यूटियम होगा। प्रेगनेंसी सर ये प्रोलोंगेशन है डाइस्टर फेज की। हाँ जी, डाइस्ट्रस की जो है ल्यूटियल फेज, और ल्यूटियल फेज के क्योंकि दो हिस्से होते हैं, मेटास्ट्रस और डाइस्ट्रस, तो डाइस्ट्रस मौजूद होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट बताइएगा कि कोलेस्ट्रम क्या होता है और इसका काफ और डैम को क्या फायदा होता है? पहले आप बताएंगे कोलेस्ट्रम क्या होता है, फिर बताएंगे इसका डैम को क्या फायदा होता है, और फिर आप बताएंगे इसका काफ को क्या फायदा होता है। कौन बताना चाहेगा आप में से? कोई से 2-3 लोग अपना माइक ऑन कर लें तो उनमें से एक बंदा इसका आंसर कर दे। जी, इमरान शकूर और जवेरिया बलोच। जवेरिया आप बताना चाहेंगे इसका आंसर? इमरान शकूर आप जी जी सर, बताएं। colostrum basically ये the first milk that is fed to the calf after the parturition stage of the dam, उसको colostrum बोलते हैं। और उसके जो है जहां तक बेनिफिट्स हैं डैम का सर वो नहीं पता, लेकिन काफ का ये पता कि इट कंटेन्स इम्यूनोग्लोबुलेंस, और ये इम्यूनिटी जो है पैसिव इम्यूनिटी के तौर पे एक्ट करती है काफ के लिए। उसके बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जितनी नेसेसरी प्रोटीन्स और एनर्जी होती है वो उसके अंदर मौजूद होती हैं। और काफ को बेसिकली
जो रिक्वायर। अच्छा, ये कितने अरसे तक जो है एंटीबॉडीज जो इसमें हैं वो वर्केबल रहती हैं? कितने टाइम के अंदर अंदर ये दे देना चाहिए? सर ये तो एज अर्ली एज यू कैन, इसकी जो विंडो होती है ना वो क्लोज हो जाती है 24 आवर्स के अंदर, और बेहतर ये है कि आप पहले 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर जो है ना इसको आप क्लोस्ट्रम दे दें काफ को। विंडोज किस जितना चीज जल्दी की बंद हो देंगे जाती है? सर, बेसिकली प्रोटीन जो है ना रिसेप्टर्स होते हैं इंटेस्टाइन्स के अंदर काफ की। गुड तो गुड। जब वो मिल्क जो वो क्लोस्ट्रम वो फेड करता है, तो अगर वो विंडोज जिनको बेसिकली रिसेप्टर्स कहते हैं वो बंद हो जाते हैं, फिर फायदा नहीं होता उसका, वो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं बिल्कुल, होती एंटीबॉडी। वेरी गुड वेरी गुड। बिलाल अब्बास, आप इसी क्वेश्चन का आंसर करना चाहें? जी सर, जो सर व्हाट इज क्लोस्ट्रम? क्लोस्ट्रम सर फर्स्ट मिल्क है जो पार्चुरेशन के बाद डैम के नीचे से आप लेयर डाउन करते हैं। सर क्लोस्ट्रम के जो काफ को बेनिफिट है सर, ये इसके अंदर नेचुरल एंटीबॉडीज होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सर ये विद इन 30 मिनट्स आपने काफ को खिला देना चाहिए। ठीक है। जो इंटेस्टाइन के अंदर जो मुकोजा होता है सर, उसके अंदर इसके रिसेप्टर्स होते हैं। अगर आप कोलोस्ट्रम पिला देंगे तो कोलोस्ट्रम जाके इम्यूनोग्लोबुलिन्स वहां पे बाइंड हो जाएंगे, अदरवाइज पैथोजन जाके बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो डायरिया काज कर देगा। ठीक है। सर और डैम को इससे क्या फायदा होता है? सर डैम को ये फायदा कि उसके जो मेमोरी टिश्यूज की रीग्रोथ होती है, रीजनरेशन होती है दोबारा। आप वो कह लें कि नेक्स्ट लैक्टेशन एक सुबह आपको के मिलता है। अगर काफ कि कोलेस्ट्रॉल पिएगा, काफ कोलेस्ट्रॉल पिएगा तो मेमोरी ग्लैंड अच्छे बनेंगे उसके। सर डैम को ये फायदा होगा कि उसका मिल्क लेट डाउन होगा। सर मैं इसका नहीं सर, इसमें सर ये जब काफ सक्लिंग करेगा तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और वो यूट्राइन कंट्रैक्शन होगी, जो जो प्लेसेंटा है ना वो रिमूव जल्दी हो जाएगा और दूसरा मिल्क लेट डाउन हो जाएगा। यस, दैट इज द मेन पॉइंट। जब काफ सक करता है डैम को तो रिफ्लेक्स बनता है, वो रिफ्लेक्स जाके ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराएगा। ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होगी तो उसके दो बेनिफिट होंगे। एक तो प्लेसेंटा रिमूव, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी वो पार्चुरेट की है तो अभी प्लेसेंटा जो है उसके रिमूव होने में टाइम, जो काउज इस तरह पला देती हैं जो कोलेस्ट्रम, उनका प्लेसेंटा जल्दी रिमूव हो जाता है। 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो मिल्क लेट डाउन वाला, उनका मिल्क जल्दी आना स्टार्ट होगा और मतलब ज्यादा मिकदार में आना शुरू हो जाएगा। ये बेनिफिट हैं जो हैं डैम को कोलेस्ट्रम के। सर इसके जो है जो डैम है इसको कोई सूदिंग इफेक्ट आएगा, जिस तरह ऑक्सीटोसिन को जनरली कहते हैं लव हार्मोन, तो इसको कोई सुकून मिलेगा डैम को इस मामले में कि नहीं? हाँ, एक किस्म का देखें वो रिलीफ ही हो रहा है ना उसको, एक सुकून मिल रहा है मदर को, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन, ये जो ऑक्सीटोसिन है वो रिलीज आमतौर पे जब एक रिलीविंग पोजीशन होती है, एक बॉडी को सुकून मिलता है। आपकी बात जो है वो ठीक है। इसमें एक एग्जांपल भी थी ह्यूमंस वाली, लेकिन चलें वो कभी बाद में मेरे से जो है ना इनबॉक्स में पूछ लीजिएगा ऑक्सीटोसिन की, जिसने पूछनी हो। तो ये रिलीविंग हार्मोन है, ठीक कह रहे हैं। सर ये कितनी देर तक जो लैक्टियल सिक्रेशन और मेमोरी ग्लैंड्स हैं, कितने डेज तक उसको हम क्लोस्ट्रम कह सकते हैं? ये 3 दिन तक कोलेस्ट्रॉल कहलाती है और Thank you. 4th डे पे पहला जो मिल्क होता है उसको फर्स्ट मिल्क कहा जाता है। हाँ जी, कुछ कोई ऐड करना चाह रहा है? सर मैंने तो मतलब एक जगह पे पढ़ा था कि ओनली फर्स्ट जो है ना फर्स्ट टाइम जो होता है ना वो कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, फिर आस्ता आस्ता ना ट्रांजिशन मिल्क बनना शुरू हो जाता है और तीसरे दिन के बाद ये कंप्लीट मिल्क हो जाता है। हाँ, ये एक Yes. बेहतर आंसर है। कह सकते हैं जो फर्स्ट मिल्क है वो चौथे दिन जो पहला मिल्क होगा वो फर्स्ट मिल्क कहलाएगा। कोलेस्ट्रॉल स्टार्ट वाली सिक्रीशन होगी और दरमियान वाला जो होगा उसको हम ट्रांजिशनल मिल्क कह दें, कोलेस्ट्रॉल कह दें, या ट्रांजिशनल वैसे ज्यादा सूटेबल वर्ड है। ठीक कह रहे हैं आप। Thank you. चलें जी, अब ये कुछ तो होगी इन चीजों पे डिस्कशन, कुछ अपने पास टॉपिक्स लिख लें जो आप लोगों ने खुद रेड आउट करने हैं, जिनमें से जो है वो पूछ सकता है आपसे, और ज्यादा यही पूछे जाते हैं रिप्रोडक्शन के, जो मेरा अपना मतलब एक एक्सपीरियंस है। टॉपिक्स लिख लें: पायोमेट्रा, एंडोमेट्राइटिस,
यूटेराइन अनर्शिया, प्रोलैप्स, डिस्ट्रोकिया। ये 4-5 चीजें हैं जो कि रिप्रोडक्शन की बेसिक्स हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स की बेसिक्स हैं। तो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम का इलाज करना काम है वेटनरी ऑफिसर का, ठीक है, जेनिटल डिजीजेस का इलाज करना काम है वेटनरी ऑफिसर का। तो इनके बारे में आपको मस्ट पता होना चाहिए, इनका आप डिटेल स्टडी करें कि इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल एंडोमेट्राइटिस है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। पायोमेट्रा क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं। यूट्राइन इनर्शिया किसको कहते हैं, प्रोलैप्स क्या होता है, डिस्ट्रोकिया क्या होता है, इनकी काजेस क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या है। इसको आप थारोली जो है वो स्टडी करें, इन 4 से 5 टॉपिक्स को। ये जो है ना इंटरव्यू के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। अच्छा, इसके बाद कुछ जो है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आप लोगों से। जनरल नॉलेज के कौन आंसर करना चाहेगा? तो जिसको आते जाएंगे वो करता जाएगा। नहीं, मैं क्वेश्चन पूछता जाता हूँ, जिसको वो क्वेश्चन आता जाए वो उसका आंसर करता जाए। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स के बारे में कौन बता सकता है मुझे? किन किन कंट्री को पाकिस्तान बॉर्डर करता है? भारत है। काशिफ, मोहम्मद काशिफ आंसर करना चाह रहे हैं। यस सर। जी चलें, बाकी अभी म्यूट कर लें। काशिफ इसका आंसर करेंगे कि पाकिस्तान किन किन कंट्री को बॉर्डर करता है, विद डायरेक्शन आपने बताना है। सर पाकिस्तान के भारत है, इंडिया, वेस्ट में अफगानिस्तान है और ईरान है, साउथ में अरेबियन सी है और नॉर्थ में चाइना है। नॉर्थ में चाइना। ईरान की मुझे प्रीसाइज लोकेशन बताएंगे? आप कह रहे हैं कि जो है वेस्ट में। हाँ जी, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। दोबारा सोच लें इसके बारे में। यस सर। कंफर्म है? यस सर, कंफर्म है। चलें, पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है उसको क्या कहते हैं? ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई इसका आंसर करना चाहे इसी क्वेश्चन का, पाकिस्तान के बॉर्डर्स? सर ईस्ट में भारत है। जी, उस्मान नसीम। नॉर्थ ईस्ट में जो है भारत है, इंडिया, और जो नॉर्थ में चाइना है, साउथ पे अरेबियन सी है, वेस्ट पे अफगानिस्तान है, और नॉर्थ वेस्ट पे आई थिंक ईरान। साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कंफर्म है सर? जी जी, साउथ वेस्ट में ओके। ईरान है। क्या ताजिकिस्तान पाकिस्तान को बॉर्डर करता है? कोई इस बात का आंसर देना चाहे, ताजिकिस्तान क्या पाकिस्तान को बॉर्डर करता है? नहीं सर, ताजिकिस्तान पाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं करता। अफगानिस्तान का दरमियान थोड़ा में सा पार्ट है। अफगानिस्तान है। हाँ जी, अफगानिस्तान दरमियान में है सर। अफगानिस्तान का थोड़ा सा दरमियान में पार्ट है। वो जो अफगानिस्तान का थोड़ा सा पार्ट दरमियान में आता है, उस पार्ट का क्या नाम है, कोई बता सकता है? छोटा सा बॉर्डर है वो, बस छोटा सा चैनल है, छोटा सा बॉर्डर है। वखान बॉर्डर, वखान, हाँ वखान बॉर्डर। आप देखिएगा दरमियान में अफगानिस्तान, वो थोड़ी सी एक बॉर्डर सा है जो अफगानिस्तान का है, उसका थोड़ा सा एरिया, वरना ताजिकिस्तान पाकिस्तान को बॉर्डर करता नहीं है क्योंकि दरमियान में अफगानिस्तान आ जाता है, लेकिन बड़ा क्लोज होता है। कॉरिडोर कहते हैं। हाँ कॉरिडोर, सॉरी, वखान कॉरिडोर। कॉरिडोर एक छोटा रास्ता, एक राहदारी। ठीक हो गया। अच्छा, पाकिस्तान और कश्मीर इशू के बारे में कौन मुझे बताना चाहेगा? और उसमें भी पाकिस्तान और कश्मीर इशू तो एक बड़ा जनरल सा टॉपिक है। मुझे बताएंगे आप, ये 2019 में क्या मसला बना इंडिया का, जो कर्फ्यू लगा दिया था उसने, आर्टिकल 370 और 35A की रेवोकेशन,
कोई बताना चाहेगा? Sir, according to Article 370 and 35A, there is a sovereign state of Indian occupied Kashmir that Sovereign? मतलब सर वो मतलब autonomous body थी एक that was not Autonomous. Sovereign autonomous तो body थी जी autonomous body थी that was not under the direct control of government of India. So they provoked that Article 370 and 35A. After that, autonomous status of Indian occupied Kashmir was रिजेक्ट कर दिया गया था, तो उस पे भी अब जो डायरेक्ट होल्ड है वो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। गुड हो गया। और उसको उन्होंने अपनी 2 यूनियन टेरिटरीज लद्दाख और कश्मीर करके अपनी 2 यूनियन टेरिटरीज में इंडिया में जम कर लिया है। अच्छा, कहीं पे अगर कोई इंग्लिश का वर्ड आपको भूल जाए ना, तो उर्दू के अंदर उसकी तशरीह करके उसको बोल दें। ज्यादा देर अगर आपको वो ना आए ना, ये टिप बता रहा हूँ, आप उसको उर्दू, आपने अक्सर ब्यूरोक्रेट भी देखे होंगे उर्दू इंग्लिश मिक्स करके भी बोल देते हैं, तो वो इतना इशू नहीं है कि बिल्कुल ही स्टक कर जाएं और आप सोचें इंग्लिश में ही इसका जवाब देना है। अगर कहीं आप स्टक करें एक आधा वर्ड, तो आप उसको उर्दू में करके खत्म हो गया है करके अपना फिक्रा कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सुलह हदैबिया क्या है? सुलह हदैबिया का वाकया कौन सी हिजरी में हुआ और जो है इसको फतह मुबीन क्यों कहा जाता है? So that was in 6th हिजरी। 6th हिजरी, ठीक है। जब मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मतलब उम्रा करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने आगे से रिफ्यूज कर दिया था। तो जो मक्का के लोग थे, मक्का के उधर कुफारे मक्का ने, ठीक है, कुफारे मक्का ने, तो उसके बाद सर उन मुसलमानों के दरमियान और कुफारे मक्का के दरमियान हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर में एक ट्रीटी हुई थी जिसे सुलह हदैबिया कहा जाता है। उसके अकॉर्डिंग जो थी कि हजरत अनस बिन मालिक, क्या इस चीज पे आप श्योर हैं कि उनके घर में ये ट्रीटी हुई थी? जी सर, ये शोरूम है इस पर। चलो ठीक है। तो ये फर्दर वैसे मतलब इसको देखा भी जा सकता है, लेकिन मैंने ये मतलब मेरे माइंड में है ये था। नहीं सर, ये मैदान में हुआ था जी जी सर, ये तो कुएं के पास ट्रीटी हुई थी बिटवीन हजरत मोहम्मद। हाँ, सुलह हदैबिया ये जा रहे थे, एक मैदान के करीब रुके जहाँ एक कुआं है सुलह हदैबिया, वहाँ पे हदैबिया का मुकाम है, वहां पे रोक लिया गया था। फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा गया था कि आप जाके नेगोशिएशंस करके आए, तो वो काफी देर वापस नहीं आए। तो मुसलमानों ने ये समझा कि खुदा ना खास्ता जो है वो कत्ल कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। तो फिर वहां एक दरख्त था, उसके नीचे बैत रिजवान हुई थी। तमाम मुसलमानों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत किया था कि अब हम इस जो है शहादत का बदला लिए बगैर वापस नहीं मुड़ेंगे। तो फिर जो है, लेकिन थोड़ी देर बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस आ गए थे और फिर बताया कि आपस में एक मुआहिदा करना चाह रहे हैं। फिर एक मुआहिदा हुआ था जिसे सुलह हदैबिया बोला जाता है। अब ये आप उससे कह रहे हैं कि आगे हजरत अनस बिन मालिक के घर में हुआ, मे बी पॉसिबल वो वहां से चले गए हो वहां पे, लेकिन दैट इज नॉट श्योर टू मी। अगर किसी और को श्योर है तो सर मैं ऐसे ओके करके मैं ग्रुप में, अगर हुआ तो मैं मैसेज हाँ, ग्रुप में आप बता दीजिएगा क्या क्या वो घर में हुआ था इस तरह से? नहीं सर, ये बिल्कुल भी घर में नहीं हुआ था, मैं इस बारे में श्योर हूँ, मैंने स्टडी किया ऐसे। ये सर हुआ था हुदैबिया के मुकाम पे। हुदैबिया के मुकाम पे हुआ था, बिल्कुल। हाँ जी, ये कुएं का नाम है। ये लोग वापस आए थे, सहाबा कराम बड़े रंजीदा हो गए थे इस मुआहिदे के पॉइंट्स के ऊपर। जी सर, ये मैं बताता हूँ उसमें सर, ये तो एक तो ये सर जो कुफार की तरफ से आए थे वो सुहेल बिन उमरू थे, और दूसरी तरफ अमर नॉट उमरू। तो उन्होंने पहला पॉइंट था ये था कि एक तो जो है ना वो आप इस साल जो है ना वो हज किए बगैर वापस चले जाएं, उम्रा करने के लिए नहीं, हज करने के लिए आए थे, तो वापस चले जाएं। उम्रा करने के लिए आए थे, नहीं हज तो 9th हिजरी में फर्ज हुआ है, ये 6 हिजरी की बात है। उम्रा करने गए थे, उम्रे के लिए आए होंगे। तो मुसलमान जो है ना वो सब प्रॉपर ड्रेसिंग में थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हम मदीने से निकलते वक्त ही ना हम एहराम बांध के जाएंगे और साथ में बकरा लेके जाएंगे, ताकि कुफारे मक्का को ये लगे कि हम इन पे हमला करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बावजूद उन्होंने इसके खिलाफ रिटेलिएट किया, और हजरत खालिद बिन वलीद जो के बाद में मुसलमान हुए हैं, उनकी क़यादत में उन्होंने
मुसलमानों को रास्ते में रोकने के लिए जो है ना वो 200 आदमियों पे मुश्तमिल एक लश्कर भेजा। तो जिसकी खबर है वसल्लम को हो गई, तो उन्होंने फिर रास्ता चेंज कर लिया और जो सीधा रास्ता था उसकी बजाय हदैबिया के मुकाम पर कुएं के करीब पड़ाव डाला। तो ठीक है। जो है ना वो उस्मान गनी को आगे भेजा कि आप कफार के साथ जो है ना वो बात करके आए। तो कफार जी के आप एक रिस्पेक्टेबल सरदार हैं हमारे, तो हम आपको अलाउ करते हैं कि आप इस पे जो है ना वो उम्रा कर लें, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा नहीं कर सकते। तो उस पे हज़रत उस्मान ने कहा था जी कि अगर वो नहीं कर सकते तो मैं भी नहीं करूंगा, और उन्होंने जो है ना वो खुद को छुपा लिया था खाना का अपने आंखों पे कपड़ा रख के। तो कफार ने फिर आप कैद कर लिया था थोड़ी देर के लिए। तो फिर मुसलमानों में ये अफवाह आई कि हजरत उस्मान को जो है ना वो कत्ल कर दिया गया। तो फिर वहां पे सब मुसलमानों ने जो है ना वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाथ पे हाथ रख के बैत की। तो फिर मुआहिदा हुआ। तो उसमें जो पॉइंट्स थे वो मुसलमानों को अच्छे नहीं लगे थे। उसमें पहला पॉइंट ये था कि आप इस साल जो है ना वो उम्रा किए बगैर वापस चले जाएं, वापस चले जाएंगे। ना वो उम्रा करने के लिए आए। तो इवन के इतला कलामी हो गई थी कि हजरत अबू उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलाली थे। उन्होंने कहा, जिस पे वो सारी जिंदगी बाद में पछताते भी रहे हैं और अल्लाह ताला से माफी भी मांगते रहे हैं कि नाउज बिल्ला अल्लाह के नबी, आप कोई जो है ना झूठे नबी हैं, जो हम जो है ना वो उनकी ये शरायत मान लें, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, हम नहीं मानेंगे। तो फिर दूसरा वो जो बात हुई थी वो ये बात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मान ली कि ठीक है हम वापस चले जाएंगे। अगली बात उनकी ये हुई थी कि जो है ना वो जो कबीले आपके साथ मिलना चाहें आपके साथ मिल जाएं, जो हमारे साथ आना चाहें हमारे साथ आ जाएं। और तीसरी बात ये हुई थी कि अगर कोई हमारा बंदा हमसे पूछे बगैर, अपने आका से पूछे बगैर मुसलमानों के पास चला जाए तो वो वापस करने के पाबंद होंगे। लेकिन अगर कोई मुसलमान हो ना, वो कोई मुर्ताद हो के हमारे पास आ जाए तो हम उसको वापस करने के पाबंद नहीं होंगे। तो इस बात पे इकराम को काफी इतराज था, लेकिन अल्लाह के नबी ने इसको भी जो है ना वो एक्सेप्ट किया। और चौथी बात ये थी कि अगले 10 साल तक हम जो है ना वो लड़ाई नहीं करेंगे। तो जब ये लिखा गया, रिटर्न फॉर्म में आया, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को उससे कहा गया, तो उन्होंने जो है ना वो सबसे पहले ऊपर लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो सहेल बिन थे, उन्होंने कहा था जी कि हम जो है ना वो रहमान को नहीं मानते, आप रहमान को खत्म करें और बिस्मिल्लाह लिखें। तो हजरत मोहम्मद सल्लम के कहने पे हजरत अली ने वो मिटा दिया। और फिर लिखा गया कि हजरत मोहम्मद सल्लम अल्लाह के रसूल और कुफारे मक्का के दरमियान है। तो उमर बिन यार ने इस बात पे ये कहा कि अगर हम आपको रसूल मान लें तो हमारा फिर झगड़ा ही क्या है। तो हम ये रसूल नहीं मानेंगे, आप इसको भी खत्म करें और लिखें कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और कुफारे मक्का के। तो फिर हजरत अली ने यहाँ पे भी जो है ना वो स्टैंड लिया था कि अल्लाह के नबी, मैं ये अपने हाथों से नहीं मिटा सकता कि मैं ये मिटा दूं कि आप अल्लाह के नबी नहीं हैं। तो रवायात में है कि हजरत मूसा सल्लम ने खुद ही जो है ना वो उसको मिटा दिया था। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है, ये सारे मामलात हुए और मतलब साहबा कराम कुछ रंजीदा भी हुए कि ये हम मामलात जो हैं वो मतलब जो एक मुआहिदा हुआ है उसके अंदर हम पे शरायत सख्त रखी गई हैं, लेकिन उसके फौरन बाद ही कुछ आयात नाजिल हुई और इस वाक़े को फतह मुबीन करार दिया गया, ऐसा क्यों था? सर इसमें ये था कि मुसलमानों को, क्योंकि इसमें यह था कि अगले 10 साल के लिए लड़ाई नहीं है, तो मुसलमान जो है ना वो उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूसरे बादशाहों को, कंट्रीज को अप्रोच किया, हर तरफ मैसेंजर भेजे के, क्योंकि कुफार की तरफ से डर नहीं था कि अगले 10 साल तक जो है ना वो हमें वो क्या कहते हैं जंग नहीं होगी। तो फिर इस तरह से इस्लाम बहुत फैला, जो है ना वो हर कंट्री में जो है ना वो सहाबाए किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर जो है ना वो गए, और बहुत से स्टेट्स जो हैं वो मुसलमानों के साथ जम हो गई। तो ये एक तरह से ये एक खुली फतह थी। और दूसरा ये कि कुफार के बहुत से हमायती, इवन के हजरत खालिद बिन वलीद जो है ना मुसलमान हो गए, और एक और बड़े सरदार थे कुरैश के। जब ये दोनों मुसलमान हुए तो अल्लाह के नबी ने कहा कि कुरैश ने आपको जो है ना वो आज अपने दिल और जिगर दे दिए। तो इन मुसलमानों को इस सुलह से बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। एक तो इस्लाम बहुत ज्यादा फैला था, और दूसरा बहुत से कुफार के जो हाई पावर कह लें कि जो सरदार थे वो मुसलमानों के साथ मिल गए। वेरी गुड, ठीक हो गया, सही कह रहे हैं। और सर 8 हिजरी में मक्का भी फतह हो गया था फिर। हाँ, 8 हिजरी में 2 साल बाद जो है वो फतेह मक्का भी हो गई थी, बिल्कुल ठीक हो गया।
चलें, अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो हैं वो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? सर काइंडली एड्रेस करें कि व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ ISO सर्टिफाइड रिप्रोडक्शन What are the minimum minimum requirement for? of ISO certified reproduction lab? नहीं, इसका आइडिया नहीं है। इसको आपको इंटरनेट पे कोई देखना पड़ेगा या जो गाइडलाइंस हैं रिप्रोडक्शन के हवाले से उसमें देखना पड़ेगा आपको। सर ये राइट ओवरी जो है ना वो ज्यादा बड़ी क्यों होती है और ज्यादा एक्टिव क्यों होती हैं बफलोज में? इसका तो ग्रुप के अंदर ये मोहम्मद काशिफ ने आंसर भी किया था कि बड़ी तो इस वजह से होती है कि इसके अंदर क्योंकि ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, ज्यादा फॉलिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से साइज ज़ाहिर बात है, जिसमें ज्यादा एक्टिविटी हो रही है उसका साइज बड़ा होगा। दूसरे नंबर पे ये मोर फंक्शनल क्यों होती है, तो वो र्यूमन के हवाले से कोई इसका बनता है कि र्यूमन की पोजीशन के हवाले से कोई जो है एक्टिविटी इसकी होती है। मोहम्मद काशिफ इसका आंसर जो है आप बताइएगा, आपने इसका ग्रुप के अंदर भी आंसर बताया था। जी काशिफ। यस सर। सर असल में ना लेफ्ट साइड पे रूमेन होती है और रूमेन एग्जर्ट करती है प्रेशर लेफ्ट ओवरी पे। इसी वजह से लेफ्ट ओवरी जो है वो नॉन फंक्शनल होती है या लेस फंक्शनल आप कह सकते हो होती है। उसकी डिफरेंट रीजन है। एक तो उसकी एक तो प्रेशर की फ्लक्चुएशन होती है रूमेन की। इसके अलावा उसका जो मैकेनिकल प्रेशर है वो भी होता है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, उसकी फंक्शन को डिस्टर्ब करती हैं, तो इसी वजह से राइट ओवरी ज्यादा फंक्शनल है। ठीक हो गया। ठीक, और कोई क्वेश्चन? सर इसमें एक और चीज भी थी कि इनके जो है नंबर ऑफ जो है फॉलिकल्स जो है बाय बर्थ उसका भी फर्क है। जो राइट ओवरी उसमें ज्यादा है, जो लेफ्ट ओवरी उसमें कम होते हैं, और नंबर ऑफ ये जो आपने साइड्स मेरा या ख्याल एंड्स हैं वो राइट ओवरी में ज्यादा। आपने सर्च किया था इसको बाय बर्थ मोर फॉलिकल्स और ये सारे मामला है ना? जी जी सर। ठीक है। सर काइंडली कैपेसिटेशन को डिस्क्राइब करते हैं और इसका टाइम कितना होता है ये? कैपेसिटेशन को डिस्क्राइब कर दूं और इसका टाइम पीरियड क्या होता है। कैपेसिटेशन बेसिकली वो प्रोसेस है कि जब स्पर्म ने जो है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जाना है, तो उसको ओवा के साथ मिलने के लिए कुछ स्टेप से गुजरना पड़ता है ताकि वो एंटर हो सके थ्रू जूना पेलोसुडा और ओवर जो है एग के साथ वो मीट कर सके। तो उस प्रोसेस को जो है ना कैपेसिटेशन का प्रोसेस कहते हैं। कैपेसिटेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, डिफरेंट चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं जब स्पर्म जो है वो एजैकुलेट हो जाता है। जब वो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में से गुजर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है, तो उसके अंदर डिफरेंट जो है ना वो चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं जो कैपेसिटेशन प्रोसेस के अंदर आती हैं। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो गालबन 6 से 8 घंटे होता है स्पर्म की कैपेसिटेशन का जो प्रोसेस होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। यस सर, 8 घंटे इतना ही होता है ना? हाँ, यस 6 से 8 घंटे होता है। और फिर ये जो हम एआई करते हैं वो भी इसी टाइम को कैपेसिटेशन को मद्देनजर रखते हुए की जाती है। कोई बता सकता है जो एआई का प्रॉपर वक्त है वो क्या है कैटल और बफ के हिसाब से? सर कैटल में जो है ना वो AM PM रूल है और बफलो में AM रूल है और PM PM रूल है। यानी कि वो कौ जो है ना वो रात को हीट में आई है तो उसको जो है ना वो उसके जो है ना वो 24 घंटे बाद 12 घंटे बाद जो है ना उसको कर दें इंसेमिनेट। तो अगर बफलो है तो उसको मेरे ख्याल 24 घंटे। नहीं अच्छा, सर, तो ये ये सर बफ के अंदर टाइम कम होता है। बफ के अंदर टाइम कम होता है। अच्छा, बफ के अंदर हम AM PM रूल फॉलो करते हैं। तकरीबन 10 से 12 घंटे के अंदर एआई करनी चाहिए जो बेस्ट टाइम है इसका। और काउ के अंदर सर तकरीबन 18 से 20 घंटे या 24 घंटे तक आप हम प्रैक्टिकल फील्ड भी करते हैं अफजल मार? यस सर, मैं कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल फील्ड करते हैं, तो ये तो चलें हो गया ना आपका उसके हवाले से प्रैक्टिकली। सर जो स्पर्म की लाइफ थियोरेटिकली होती है इसका टाइम बताएं कि हम इसको क्या वर्डिंग क्या देंगे कि हम किस दौरान करते हैं, ड्यूरिंग द स्ट्रेस कर देते हैं, मैटी स्ट्रेस में करते हैं, किस टाइम एआई करते हैं?
सर एक्चुअली जो स्पर्म की लाइफ होती है ना वो तकरीबन 24 to 48 आवर तकरीबन ये होती ठीक है। है, ठीक है। तो जो ओवा की लाइफ होती है वो तकरीबन 12 to 24 आवर होती है। तो सर उस टाइम मैच करना होता है। तो तकरीबन सर ये 36 घंटे पहले जो है ना हमें वो करनी चाहिए। किस चीज से 36 घंटे पहले? अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है लेकिन ये कोई और इसका आंसर करना चाहे? टुवर्ड्स एंड ऑफ स्ट्रेस जो है ना वो हम करते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ स्ट्रेस करते हैं, तो वो 36 घंटे वाला तो कहाँ से इसमें आ गया? 36 घंटे वाला अलहदा एमसीक्यू के हवाले से एक क्वेश्चन है, इसका कोई और आंसर करना चाहे, एग्जैक्ट आंसर? जी अहमद फयाज। सर हम ओवुलेशन को मद्देनजर रखेंगे कि किस बिल्कुल। जानवर में ओवुलेशन कब होनी है। जिस तरह कैटल बफलो की ईस्टर्स के अंदर ही होती है, तो उससे हम जो है तकरीबन ईस्टर्स में तो 8-10 नहीं घंटे होती पहले इनकी, जो है यही कर कैटल देंगे बफलो ताकि की स्पर्म वहाँ ईस्टर्स पर में पहुंच नहीं होती अहमद फयाज। जाए। आपने सॉरी सर, पहला तो ईस्टर्स के एंड ऑफ ईस्टर्स मैट ईस्टर्स में होती है इनकी कैटल बफ की। जी सर। मैट ईस्टर्स में होती है, तो एट द एंड ऑफ हम ईस्टर्स इसलिए कर देते हैं, उनका ओवुलेशन तो मैट ईस्टर्स में आना है, लेकिन यही वाली बात कि कैपेसिटेशन का टाइम भी तो मिल जाए स्पर्म को अंदर जाके। जी सर 5 से बिल्कुल। 6 घंटे उसको मिल जाएंगे कैपेसिटेशन के, उसके बाद एग बार आ जाएगा मैट ईस्टर्स में, और दोनों की उस वक्त जो है लाइफ जो है वो होगी, तो दोनों की आपस में मिल जाएंगे। जी और कोई किस ऐड करना चाहे इसमें कुछ? यस सर। सर असल में ओवुलेशन होती है वो अब आपकी ना आवाज थोड़ी सी कट रही है और कम आ रही है काशिफ। सर आवाज आ रही है? ये अब्दुल मार वो बात कर रहे हैं ना, या कौन? आप दोनों में से कौन बात करना चाह रहा है? सर जी काशिफ आप बताएं आप। सर मैं कहना चाह रहा था कि जो ओवुलेशन होती है वो हीट के एंड के 12 आवर्स बाद होती है। तो हमारा ठीक है। मेन पर्पस जो होता है इंसेमिनेशन को का वो वही कैपेसिटेशन की जो आप बात कर रहे हैं कि 8 घंटे पहले हमने इंसेमिनेशन करनी होती है, वो होती है कि हमने जो ईस्टर्स की एंड स्टेज पे हमने इंसेमिनेशन करनी है, और ओवुलेशन 12 घंटे बाद होती है। तो वो दरमियान में जो टाइम आता है वो कैपेसिटेशन का आ जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। चलें जी, बेहतर हो गया। आज का सेशन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया रिप्रोडक्शन के ऊपर, सर और इसके अंदर कुछ जो है मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, वो आप लोगों ने खुद सर्च करके उसके ऊपर स्टडी कर लेनी है, ठीक है? क्योंकि आपके पास और टाइम होगा, मैं तो एक सब्जेक्ट वाइज चल रहा हूँ, आप डिफरेंट मल्टीपल सब्जेक्ट्स को भी एट ए टाइम जो है वो दे सकते हैं, और भी सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं और बुक्स भी पढ़ सकते हैं। तो कल के लिए ये है कि मैं आपको लेक्चर्स भेजूंगा अब पोल्ट्री के, क्योंकि पोल्ट्री एक पार्ट है मेजर। वैसे तो स्पेसिफिकली पोल्ट्री की अलहदा सीटें आती हैं पीआरआई की, पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट की, बट जो एक्सटेंशन सर्विसेज है उसके अंदर भी पार्ट है पोल्ट्री, जिसके अंदर बल्कि लोगों को यूनिट दिए जाते हैं पोल्ट्री के, और वो 5 मुर्गी और 1 मुर्गी वाला, उन चीजों को भी कल हम डिस्कस करेंगे। और कुछ मैं आपके साथ 5 लेक्चर शेयर करूंगा, टोटल मेरे इस पे होते ही 5 लेक्चर हैं जो मेरे हैं, वो शेयर कर दूंगा। कुछ डिजीजेस के पोस्टमार्टम साइंस, ये चीजें शेयर कर दूंगा। तो कल इंशाल्लाह जो है ना हम पोल्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो बाकी जो आपका मेडिसन या रिप्रोडक्शन के कोई जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप साथ साथ पढ़ते रहिए, ताकि आप लोगों की जो है वो बेहतर हो जाए ग्रिप। और इसके अलावा 8 इंटरव्यू हमने कर लिए आज पास्ट। इसी तरह जो है बाकी हमारे रहते हैं 11 इंटरव्यू, 6 कल आपके जिम्मे लगा दूंगा और 5 उससे अगले दिन जिम्मे लगा देंगे। तो इस तरह हमारे जो इंटरव्यूज हैं पास्ट वो भी कवर हो जाएंगे, और उसमें आप डिफरेंट लोगों के जवाब सुनते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि बेहतर तरीके से जवाब देना किस तरह, हमें कौन से वर्ड्स को चूज करें, तो वो ज्यादा इफेक्टिव जवाब हो जाता है। ठीक हो गया जी? तो अब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज। जी आज ही मैं पोल्ट्री के कामयाब सारे से रिलेटेड भी लेक्चर। बता दिए। हाँ सर जी एक क्वेश्चन छोटा सा मेरा, रिकॉर्डिंग बेशक बंद कर ले,
रिकॉर्डिंग चाहे बंद कर लूं, रिकॉर्डिंग नहीं वो रुके। पूछ सकता है कि आप जरा कमेंट्स करें जनरल कमर जवेद बाजवा के 6 साल टेन्योर के ऊपर, इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं। नहीं वो आमतौर पे ये CSP या PMS या उस टाइप का हो ना, वहां पे इस तरह की चीजों पे आपसे राय ले सकते हैं। वैसे तो कोशिश वहां भी की जाती है कि जो इस तरह के होते हैं ना कंट्रोवर्शियल इश्यूज, उनको ना छेड़ा जाए, लेकिन आपसे उम्मीद है कि वो इस तरह के क्वेश्चनिंग जो है ना नहीं करेंगे। ना PPSC में इस तरह की क्वेश्चनिंग पिछले 1-2 साल में देखने को मिल रही है। सर रिकॉर्डिंग बंद, ब्लैक वीगो आ जाएगी। ब्लैक वीगो आ जाएगी, नहीं कोई बात नहीं, इतनी जल्दी नहीं आती वो। वैसे भी जो है आज चेन ऑफ कमांड हो गई है। अब मौलवी आया करेंगे, वो हाफिज साहब आ गए ना अब। अब चेंज होगा गेटअप उठाने के लिए। सर करंट फेयर के हवाले से भी टॉपिक्स बता दें, किस पे तवज्जो दें। करंट अफेयर्स में आप देखें आजकल फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा रखेंगे। ओलंपिक्स की गेम हुई है, अगर स्पोर्ट्स में हम देख लें ओलंपिक, क्रिकेट और फीफा वर्ल्ड कप, क्योंकि ये चल रहा है, अक्सर ये देखने के शौकीन भी होते हैं, तो फीफा से मुतालिक वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा कंट्री जीता, कितने गोलों से जीता। इसके अलावा अगर पाकिस्तान रिलेटेड आप इश्यूज देख लें तो पाकिस्तान का कश्मीर इशू है जो हॉट है, CPEC का इशू है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो एक हॉट इशू है। इसके अलावा ये गवर्नर्स हो गए, मौजूदा गवर्नर्स कौन से हैं, मौजूदा चीफ मिनिस्टर कौन से हैं, और कोई इलेक्शंस वगैरह जिस तरह अभी हो गए हैं आपके आज़ाद कश्मीर के हुए हैं। तो इस तरह की आजकल न्यूज़ थोड़ी सी सुन लिया करें, 15-20 मिनट की ना। दुनिया न्यूज़ की एप्लीकेशन कर लें अपने पास इंस्टॉल, उसमें पड़े होते हैं बिल्ट इन। जो 9 बजे वाला जो होता है ना, वो 15 मिनट का होता है, वो दिन में किसी भी टाइम वहां पे पड़ा होगा, उसको सुन लें। ये 10-15 दिन अगर न्यूज़ सुन लें तो करंट अफेयर आपके काफी हद तक जो वो क्वेश्चनिंग, क्योंकि पिछले दिन वो न्यूज़ वगैरह सुन के आएगा, आपसे जो है वो डिस्कस करना शुरू कर देगा कि चलो जो है इनसे पूछ लेते हैं। तो ऐसी चीजें जरा कवर कर लिया करें। तो रैकोडिक का भी आजकल और दोबारा रेकॉर्ड जो है उसको भी आप देख सकते, वो न्यूज सुनेंगे ना तो न्यूज में काफी चीजें आपकी ये ना कवर हो जाएंगी। उन्होंने बहुत ज्यादा डेप्थ में तो नहीं आपको लेके जाना जनरल नॉलेज के, लेकिन मोटा मोटा क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछ सकते हैं। ज्यादा तवज्जो आप ऐसे अपने जो है ना उसको दिया करें जो आप लोगों का वेटनरी पोर्शन है। बाकी जनरल नॉलेज बहुत वास्ट है, सबको कवर नहीं किया जा सकता। बस थोड़ी बहुत न्यूज़ सुन लें, कुछ पाकिस्तान कुछ इस्लामियात के बारे में देख लें, काफी है। तो चलें ठीक हो गया जी, बाकी जो गपशप है ना वो हम कल के दिन पे रखते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। ठीक हो गया, ओके जी, अल्लाह हाफिज।